नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये बिट्टू झा के द्वारा जो बायोलॉजी का मोटा ग्रंथ है, उसी का ये छठा चैप्टर है, पौधा और मानव में पोषण। तो इसका 2 वीडियो आएगा, इसमें लगभग 165 प्रश्न है। तो चलिए इसको याद करते हैं। पूरा यूट्यूब पर 2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार बोलकर याद कराने का जो काम है वो सिर्फ हम ही कर रहे हैं, और आपको और अदरवाइज़ वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार बोलेगा और पार्ट टाइम पास करके निकल जाएगा। तो दोस्तों मेरा काम है याद करवाना। तो चलिए जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अपनों को भेजिए और मेरे साथ याद कीजिए। तो चलिए छठा चैप्टर है, इसको शुरू करते हैं। और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया दोस्तों इवन बीपीएससी प्रीलिम्स तक में, तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये सर का भी दावा है और मैंने भी देखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे के सारे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है ये, इसको याद रखिएगा। तो देख लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। कहता है कि स्वपोषण में जीव सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। स्वपोषण में जो जीव होता है ना, वह सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। कहता है दोस्तों कि स्वपोषण में जो जीव होते हैं ना, वो सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। दूसरा, परपोषण में जो जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक, माने परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। दोस्तों दोनों का दोनों सही था, आंसर हो जाएगा सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि मृत जीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? मृत जीवी तथा परजीवी पोषण में जीव जो है किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है? तो वह तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो मृत जीवी परजीवी में तरल के रूप में। निम्नलिखित में किस प्राणी संपोषी, कहता है कि निम्नलिखित में से किस में प्राणी प्राणी संपोषण नहीं होता है? तो कवक में। निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? तो वो कवक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन जो है दोस्तों, कौन सा सही कथन है उसी को चुनना है। कहता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं पौधा, बिल्कुल सही है। कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को याद है उसमें हम टाइम नहीं देंगे, जो याद नहीं है उसको बार बार बोल के याद करवाएंगे। छठा है कि अवशोषक पोषण के अंतर्गत क्या शामिल है? जो अवशोषक पोषण है उसके अंदर मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण दोनों का दोनों शामिल है। अब अवशोषक पोषण के अंतर्गत दोस्तों, अवशोषक पोषण के अंतर्गत मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण दोनों को दोनों शामिल है। कहते हैं कौन परजीवी है? तो जोंक दोस्तों परजीवी है। ठीक है, कौन परजीवी है? तो जोंक परजीवी हो जाएगा। मधुमक्खी परजीवी नहीं है, अमीबा ये सब, मनुष्य ये सब परजीवी नहीं, लेकिन दोस्तों जोंक जो है ना वो परजीवी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो 6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा। ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O टेंस टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे याद करना है, जिसमें आपको नॉर्मल लगे वैसे ही याद कीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम प्रोफेशनल तरीका से याद करें, हमको जैसे याद करना है, हमको एग्जाम पास करना है बस। 9वां क्वेश्चन के प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कथन पर विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कथन पर विचार करना है और कौन सा सही कथन है उसको खोजना है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा होता है दोस्तों, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है।
प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। तो तीनों का तीनों दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा, ये पहला कहा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है दोस्तों, ये भी सही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल में। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल में, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, सारा सारा चाहिए। आपको याद होगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो 1 से 2%। प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत, प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो 1 से 2%, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम 80 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 13 है कि निम्नलिखित में से कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है, एकदम सही है। अच्छा, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ये गलत है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण भी दोस्तों संभव है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए पहले सही वाला खोज लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, ये भी सही है कि प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो दोस्तों ग्लूकोज है। लेकिन सी नंबर जो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विघटन करता है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 15 नंबर के, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होता है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है दोस्तों? जल से मुक्त होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांत कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांत कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक और सीमांत कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों द्वारा मिट्टी के अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में आता है? तो लगभग 1%। कहता है कि पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग संश्लेषण का उपयोग होता है? तो 1% का होता है लगभग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो शैवाल द्वारा। पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन है ना दोस्तों, वो शैवाल द्वारा ही माने निकलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की, दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के हिस्से में होता है, ग्राना में। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? तो ग्राना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? तो ग्राना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? तो स्ट्रोमा में होता है। तो दोनों देखा ना कि 19 नंबर क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक, जो प्रकाशीय, देखिए ठीक से, जो प्रकाशीय प्रतिक्रिया है ना दोस्तों, प्रकाशीय प्रतिक्रिया वो हरित लवक के किस हिस्से में होता है? ग्राना में। लेकिन अप्रकाशिक प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? स्ट्रोमा में, यही कह रहा है। अच्छा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? रात और दिन दोनों में, जब NADPH4+ उपलब्ध रहे। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? रात और दिन दोनों में, जब NADPH4+ उपलब्ध रहे। NH4 NADPH2 NADPH2+ उपलब्ध रहे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? जल से होती है। कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो अवशोषक पोषण। कवक में अवशोषक पोषण पाया जाता है। कवक में दोस्तों अवशोषक पोषण पाया जाता है, कवक में अवशोषण पोषक पाया जाता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? स्ट्रोमा में।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? स्ट्रोमा में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, एकदम सही बात है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं। ठीक है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहते हैं, ये बात भी सही है। जो हरित लवक है उसको प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहते हैं। तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है। 27 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरा पौधा पैदा करता है कार्बनिक द्रव। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरा पौधा पैदा करता है कार्बनिक द्रव। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। ठीक है, तो अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर रहता है। एकदम 100% सही बात है कि अधिकतर पौधा लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषित करता है जबकि नीला में द्वितीय स्थान में रहता है। अच्छा, पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं, ये बात भी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? दोस्तों देखिए क्या क्या होता है। देखिए, पानी का टूटना प्रकाश संश्लेषण में होता है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, मुक्त नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल मुक्त नहीं, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों अवशोषित होते हैं, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 30 नंबर, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों माने CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है? पत्ती, तो हो जाएगा आंसर पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों का आदान प्रदान दोस्तों पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरे पादप में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम। हरे पादप में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम। 32 नंबर है, एक कथन एक कहता है कि कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटा हटाने पर आच्छादित भाग घास पीला प्रतीत होता है। बिल्कुल सही बात है, पीला प्रतीत होता है। पीला तो कारण क्या है? कारण कहता है कि हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो बिल्कुल कारण एकदम सही है, क्योंकि ईंटा रख देंगे तो उस पर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ेगा तो नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा ही। तो दोनों सही और व्याख्या भी सही है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश कहता है कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। कहता है कि प्राप्त प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है, एकदम सही बात है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसे पादप की खाद फैक्ट्री कहते हैं? तो पत्ता को। पादप की खाद फैक्ट्री पत्ता को कहते हैं। पादप की खाद फैक्ट्रियां दोस्तों पत्ता को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? तो कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से बना होता है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस सभी से मिलकर बना होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसको चुनना है। तो कहता है दोस्तों कि 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, एकदम सही बात है। 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर दोस्तों बहुत तेज होता है, सबसे अधिक होता है। तापमान, दूसरा कहता है कि तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत बात है। पढ़ा है तभी ना 30-35 यहाँ पे दिया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि
निम्नलिखित में कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स कैरोटीनॉइड्स सारे के सारे सम्मिलित है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स सारे के सारे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स सारे के सारे इसमें सहायक है। ये बात बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक ने द्वारा दिया गया? कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया दोस्तों? तो 38 का आंसर हो जाएगा मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है। 39 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। कहता है 39 नंबर की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सबसे पहले होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सबसे पहले क्या होता है? तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीकरण होता है जल का, ऑक्सीकरण जल का होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। 41 नंबर है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो मेल्विन कैल्विन। मैंने कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में अपने अहम भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है मेल्विन कैल्विन ने। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं है? तो ऑक्सीजन। कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होता है? तो वो ऑक्सीजन है। कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होता है? वो हो जाएगा ऑक्सीजन। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है ऑक्सीजन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों बाहर ऑक्सीजन निकलता है। 45 है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधा में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधा में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। 47 है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो यह प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है दोस्तों। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। 48 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। 49 नंबर है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीला और लाल क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीला और लाल क्षेत्र में। ठीक है। और हरा पीला में सबसे कम होता है। ठीक है। अच्छा, 50 नंबर की क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजक। सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन।
अच्छा, बाबा ने कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है हरा प्रकाश में। ठीक है, जो चार ऑप्शन दिया है उसी में सबसे कम होता है हरा वाला में। ठीक है दोस्तों, 54 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। 55 है कि निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। तो सूर्य पहला है कथन कि सूर्य सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाता है। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरा में प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया नहीं होती है, एकदम सही बात है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात भी सही है, पूर्ण वाला में नहीं पड़ता, मतलब कहता है कि प्रकाश, दूसरा कहा कि प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात भी सही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में तो चाहिए, ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन पूर्ण क्रियाविधि में नहीं चाहिए, इसको याद रखिएगा। 56 नंबर, हरे रंग का पदार्थ जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा है? तो क्लोरोफिल। हरे रंग का पदार्थ जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण करता है, हरा रंग का पदार्थ जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण करता है वह है क्लोरोफिल। अच्छा, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि मापने में। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने में करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने में करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो खोजना है। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, एकदम सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस बनता ही बनता है। दूसरा है कि पत्ती के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, एकदम सही है, दोनों का दोनों सही है दोस्तों। कहता है कि कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है, क्यों? कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है क्योंकि वे नाइट्रोजनी क्योंकि वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित हैं, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजन पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर रहते हैं। कहता है कि कुछ वनस्पति 60 नंबर क्वेश्चन का कि कुछ वनस्पति जातियां माने मांसाहारी होती है, कीटाहारी होती है, क्यों? तो वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगते हैं, वे मतलब न्यून नाइट्रोजनी मृदा में उगते हैं और वहाँ पे उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजन के पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, यही बात है। 61 नंबर, लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लार कैसा होता है? क्षारीय होता है। लार की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। पेरा मिक्सो विषाणु पेरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्पस या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? द पैरोटीड। कहता है कि पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला जो मम्पस या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पैरोटीड। पैरोटीड को प्रभावित करता है। ठीक है, पैरोटीड को। 63 है कि टाइलिन एंजाइम किसमें मौजूद रहता है? तो लार में। टाइलिन दोस्तों लार में मौजूद रहता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ रहता है? लार में मौजूद रहता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। ठीक है। अच्छा, लार में कौन सा एंजाइम रहता है? तो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों का दोनों होता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों का दोनों पाया जाता है। 66 नंबर कहता है निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वही। ठीक है,
तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। दोस्तों ये बात भी सही है, सबसे पहले भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का ही पाचन होता है। दोनों का दोनों दोस्तों सही है। 67 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। तो गलत को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सही देख लेते हैं। लार भोजन में अम्लीयता को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है, एकदम सही है। लार भोजन में जो अम्लीयता होता है ना, उसको नष्ट करके उदासीन बना देता है। लार भोजन में अम्लीयता को नष्ट करके उसको उदासीन बना देता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को मल्टोस में बदल देता है, ये भी सही है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस में बदल देता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेढक तथा व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, ये बात भी सही है। मेढक तथा व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, मेढक तथा व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है। भोजन में जो गलत है उसको देखेंगे, सी नंबर को। भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, गलती है। 30% ही हो पाता है, ठीक है, 30% ही हो पाता है, समस्त करके रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। 68 नंबर है कि दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, तो मज्जा गुहा में। 68 था कि दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक, दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, तो वो मज्जा गुहा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दांत के बारे में कुछ जानते हैं। इंसाइजर दोस्तों काटने वाला दांत होता है, ठीक है। इंसाइजर काटने वाला दांत। केनाइन मांसाहारी में रहता है, केनाइन दोस्तों मांसाहारी में पाया जाता है, एक दांत ऊपर एक दांत नीचे होता है। अच्छा, प्री मोलर दोस्तों और मोलर ये चबाने वाला होता है, ठीक है। प्री मोलर देखिए, इंसाइजर जो है ना वो काटने वाला होता है, दो दांत होता है, ठीक है, दोनों दायां में पाया जाता है। केनाइन मांसाहारी होता है, ये एक बायां एक दायां में रहता है, मांसाहारी बांध। अच्छा, प्री मोलर और मोलर दोस्तों चबाने वाला होता है, दो दांत, दो दायां में, दो बायां दो बाएं में रहता है, तो दो बायां और दायां में रहता है, ठीक है, प्री मोलर, इसको याद रखिए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार का दांत पाया जाता है, मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं, इंसाइजर। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं, इंसाइजर। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होता है, इंसाइजर, ठीक है। अच्छा, 71 नंबर के दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंतास्थि। दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंतास्थि, दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंतास्थि, दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है दंतास्थि। 72 नंबर है कि दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं, इनामेल। दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं, इनामेल। दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को कहते हैं इनामेल, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि निम्न कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। तो दांत का ऊपरी परत इनेमल होता है, एकदम सही है। इनेवल इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, ये बात भी सही है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, ये सही है। इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवण का बना होता है, ये बात भी सही है। इनेमल कैल्शियम लवण का ही बना होता है। चौथा है कि इनेमल के स्वस्थ विकास के लिए फ्लोरीन आवश्यक है। इनेमल के स्वस्थ विकास के लिए फ्लोरीन आवश्यक है। तो आपने क्या देखा, पहला था दांत का ऊपरी परत इनेमल होता है, इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवण का बना होता है, और इनेमल के स्वस्थ विकास के लिए फ्लोरीन आवश्यक होता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, तो फिलीफॉर्म। जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, तो फिलीफॉर्म। जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा फिलीफॉर्म। 75 है कि जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाया जाता है, तो मीठा, ठीक है। सबसे पीछे दोस्तों तीखा वाला होता है, और सबसे आगे
जीभ के अग्रभाग में मतलब आगे जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाया जाता है? तो मीठा हो जाएगा, ठीक है, सबसे पीछे तीखा होता है। मनुष्य में मुख गुहा के बाद क्या होता है? मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है ग्रसनी। मनुष्य में मुख गुहा के बाद ग्रसनी होता है। मनुष्य में मुख गुहा के बाद ग्रसनी होता है। 77 है, कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाते समय बात करने पर खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आ जाती है, इसका क्या कारण है? तो भोजन श्वास नली में फंस जाती है इसीलिए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। 78 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। जठर ग्रंथियां अमाशय में, जठर ग्रंथियां अमाशय में, जठर ग्रंथियां कहाँ रहती है? अमाशय में। 79 क्वेश्चन को देखेंगे। अमाशय, स्टोमक, अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है जठर रस में। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है जठर रस में। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है जठर रस में, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2-3 बार देखिएगा ना, पूरा याद हो जाएगा। अमाशय के जठर रस से स्रावित होने वाला जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, सब के सब। क्या कहता है 81 नंबर? अमाशय के जठर रस से स्रावित होने वाला जठर रस, अमाशय के जठर रस से जो स्रावित होता है जठर रस, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, सारे के सारे चीज पाए जाते हैं। अगला है 82 नंबर की, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहता है, क्यों? अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां HCl अम्ल से प्रभावित रहता है। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां HCl अम्ल से अप्रभावित रहता है, क्यों? क्योंकि म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखता है। क्योंकि म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रहता है। क्योंकि म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने का काम करता है। 83 नंबर क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है क्या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में? पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वहाँ पे, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इस 87 है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा का किस भाग में होती है? तो पार्श्व में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होता है? पार्श्व में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होता है? पार्श्व में होता है, इसको याद रखेंगे। 88 नंबर देखेंगे। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि, टाइलिन जिसको बोलते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। 89 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो अमाशय। पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? अमाशय। पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? अमाशय। और 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे कि निम्न में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है? समझिए क्या कहता है कि निम्न में से किस छिद्र के द्वारा जो ग्रसनी होता है ना, वो ग्रास नली से जुड़ा रहता है। किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से दोस्तों जुड़ा रहता है? उसका आंसर हो जाएगा आपका निगल द्वार। उसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को 3-4 बार देखेंगे, पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।